बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद स्टूडियो से खुशामदीद कहते हैं जी। अब प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। उससे पहले हम एक खसूसी ट्रांसमिशन में इसी स्टूडियोज़ में मौजूद थे। आज का दिन बड़ा हैपनिंग का दिन है। पाकिस्तान में आइन में एक तरमीम करने की हुकूमत की ख्वाहिश है और इस तरमीम पर जो मुशावरत कुछ रोज़ पहले हो जानी चाहिए थी वो मुशावरत आज आखिरी वक्त में हो रही है। क्या इस मुशावरत के नतीजे में हुकूमत यानी तरमीम पेश करके पास करवा पाएगी या नहीं, क्योंकि 3 बार जो ऐवान है उसका जो आज इजलास होने थे सेनेट और कौमी असम्बली के, उनके इजलास की जो का वक्त है वो तब्दील किया जा चुका है और अब रात को 10 बजे सेनेट के इजलास की बात की जा रही है और जो सेनेटर्स हैं उनको वापस लॉजेस में भेज दिया गया। इसी तरीके से जो कैबिनेट की मीटिंग है, ज़ाहिर है ये वहाँ से भी मंजूरी होनी इस मुसवदे की। मुसवदा भी तकरीबन अब सामने आ चुका है और हुकूमत और अपोजिशन के वफूद दो बार मौलाना साहब के घर जा चुके हैं। इस वक्त PTI का वफ़द वहाँ पर मौजूद है और ख़बरें ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब और इसहाक डार साहब यानी कि साबिक़ वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मौजूदा वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म, तीनों जो लीडर्स हैं वो भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ से डेलीगेशन जाएगा उसके बाद उनकी मुलाकात होगी। जो तरमीम है उसमें 63, 51, 175, 187 की जो तरमीम है वो है और फिर एक बड़े अरसे से बात होती थी जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ उसके बाद भी कई बार ये जिक्र होता रहा कि इस मुल्क में जो आइनी मामलात हैं उनके लिए एक आइनी खुसूसी अदालत होनी चाहिए। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो वहाँ पर रेफ़र हों, क्योंकि अपेरेंटली ऐसे लगता है कि सियासी झगड़े हैं, लेकिन अगर आप अदालतों के अंदर तय पाने वाले मामलात को देखें तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, लीगल इम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। सियासी झगड़ा तो ज़ाहिर है हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सियासी जमातें अपनी अपनी पोजीशंस चेंज करती रहती हैं, तो सियासी झगड़े तो वो इतने शायद मैटर नहीं करते। लेकिन इस मुल्क के निज़ाम के साथ जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, जो फ़ैसले लिखे जा रहे होते हैं अदालतों में, वहाँ पे उस निज़ाम के साथ क्या सलूक होता है उन फैसलों की वजह से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला है। बहरहाल जी, अब मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं और फिर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं उनसे भी हम साथ साथ अपडेट्स भी आपके सामने रखेंगे। अली गौर बलोच साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हमें ज्वाइन करें, शहबाज खोसा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ के, कानूनदान अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब सीनियर तजियाकार सहाफ़ी जो कि कोर्ट के मामलात को बहुत करीब से और बड़े अरसे से देख रहे हैं, वो भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। शहबाज खोसा साहब, पहले आपकी तरफ अगर आ जाएं, एक जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जो डेलीगेशन इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के पास मौजूद है, उनके पास कितना मैंडेट है, कितना इख्तियार है किसी भी फैसले में शामिल होने का? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आइनी तरमीम के जो वोटिंग का अमल है उसमें शामिल होने का कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तरमीम रियासत के लिए, निज़ाम के लिए बेहतर हैं उन तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट करे। कितना इख्तियार है गौहर साहब, असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब के पास? देखिए, यकीनन कानून के अंदर और आइन के अंदर रहकर बात करने का उनको पूरा पूरा इख्तियार है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये वकला को और जुडिशरी को रिलेट करती है और सबसे पहले तो इसके स्टेक होल्डर्स वकला बरादरी ही है जो पूरे पाकिस्तान में हर शहर में बैठी हुई है। अभी तक तो उनको ही इस पे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया जिनके बारे में ये लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं। तो ऐसी आईनी तरमीम में हिस्सा लेना मतलब बिल्कुल ही एक गलत बात होगी और यही बात गौहर साहब उनको तंबी करने के लिए वहां बैठे हैं। अच्छा, आपको भी लगता है कि ये मुसवदा पहले शेयर हो जाना चाहिए था? जिस तरीके से खुफिया तौर पे इस पे मतलब हम भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मुजव्वज़ा, मुमकिना, मतलब एक तरमीम हो रही थी, मुजव्वज़ा मुमकिना के अल्फाज इस्तेमाल कर करके हम भी थक गए थे कि होनी है तरमीम, अच्छा होनी है, पता चल गया जनाब होनी है। उसके बावजूद भी आप लोग, अगर आपकी जमात पार्लियामान में है और आपके पार्लियामानी लीडर्स हैं, आप लोग कमेटियों का हिस्सा हैं, तो फिर ये मुसवदा आप तक क्यों नहीं आया? देखें, ये ऑपोजिशन तो दूर की बात, जो गवर्नमेंट के अराकीन इसको वोट करना का जिनको कहा जा रहा है भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया जा रहा है, ये अभी तक उनके सामने भी इसकी कोई डिटेल नहीं आई, ना इसकी कोई डिस्कशन आई है। आइन में कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को जरूर दिया गया है, मगर कानून साजी का एक तरीका है। कानून साजी जो है उसके कुछ कवायद और जवाबित हैं, उनके मुताबिक ये जो अरबों रुपए लगते हैं इलेक्शन करके एक आप MNA MPs को ऐवानों तक पहुंचाते हैं, क्या इनको आप इसलिए पहुंचाते हैं
कि वहां पे जाके ये SHO थाना कचहरी करें। इनको कानून साजी के लिए आप ठीक है पहुंचाते जी, हैं साथ साथ आपको और ये भी अपडेट कर कानून। दीजिए कि बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है कि मौलाना साहब से उनकी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं आया, यानी कि कोई ऐसी बात तय नहीं पाई। लेकिन जो खोसा साहब आप कह रहे हैं, अलीगौर बलोच साहब, आप लोगों ने वोट करना है, लेकिन मुसवदा अगर हुकूमती अरकान के पास भी नहीं आया, ऐसी क्या फिर जाहिर है जब आप इस तरीके कार को देखें तो फिर नीयत के ऊपर शुबे का इजहार कहीं ना कहीं जायज़ नज़र आता है, जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत की नीयत पर शक का इजहार हो रहा है। जी, मुझे पूछा है आपने। जी अली साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तंजीला साहब, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि पार्लिमान का काम कानून साजी करना है, और पार्लिमान को जाहिर है जो अवामी नुमाइंदे आते हैं और जो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका फ़र्ज़ अवलीन है कि वो पार्लिमान के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को ऐसे कवानीन बना कर दें जिससे पाकिस्तान के अवाम को मामलात आसान हो, जहाँ पर बेहतर से बेहतर कानून साजी हो और वो अमल जारी व सारी रहना चाहिए। एक तरफ ये बात की कि है वो जाहिर है कि अवाम के टैक्स का पैसा जो है, जाहिर है वो जो पार्लिमान के इजलास होते हैं उन पे खर्च होता है, दीगर मामलात पे होता है, तो उसके लिए कोई कानून साजी नहीं की जा रही। जब हम मुख्तलिफ पार्लिमान के अदवार का एनालिसिस करते हैं तो ये बात करते हैं कि कौन सी ऐसी पार्लिमान थी जिसने कानून साजी ज्यादा की और ज्यादा कानून साजी पर डिबेट्स हुई और मामला चले, और इस चीज पर भी तनकीद की जाती है कि फलां पार्लिमान ने जो है वो वक्त वैसे ही गुजार दिया और कोई बेहतर कानून साजी नहीं हुई। तो ये कहना कि पार्लिमान ने जो है मतलब है कि फलां बरादरी से मुशावरत करनी है स्पेसिफिक, या फलां बरादरी से मुशावरत करनी है, ये मुनासिब नहीं है। अवाम के नुमाइंदे हैं, उनका काम कानून साजी करना है, और भेड़ बकरियों की तरह तो इनकी पार्टी जो है वो अपने लोगों को हाँक रही है और इस कानून साजी के अमल से उनको दूर रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। हालांकि इनको तो बिल्कुल, जिस तरह से कि अभी आप ही की वसातत से पता चल रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है कि आप भी उस कानून साजी में हिस्सा लें। बेहतर ये होता कि ये यकीनी तौर पर जो तरमीम आएंगी उसमें वो पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए आएंगी, तो उसमें इनको भी चाहिए कि उसको उसमें हिस्सा लें और उसमें वोट करें, और इन मामलात के ऊपर हर चीज को मुखालफत बराए मुखालफत की नजर से और तंग नजरी से ना देखें, बल्कि ये देखें कि जो कानून साजी हुकूमत लेकर आ रही है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सर वो आवाम तो की आप बेहतरी के सर वो लिए। आप लेके अभी आएंगे तक हुकूमत, तो तब इनके ऊपर ये बात आएगी ना कि ये अब उसकी मुखालफत बराए मुखालफत ना करें, यानी कि आपने छुपाई भी थी जैसे कोई राज है कोई ऐसा, ये इतनी खुफिया रखने की क्या ज़रूरत है? अगर आप आइन में तरमीम मतलब आइन तो देखिए कलेक्टिव विजडम आपके जो अवाम का है उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। देखें तंजीला, दो चीजें हैं इसमें। एक तो बात यह है कि पार्लिमान में कानून साजी करने का एक मरवजा तरीका है जो कानून और आइन के अंदर मौजूद है, ठीक है, और जाहिर है कि वो तमाम तरीका अपनाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जिस तरह से भी आप देख रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात हुई, जितने भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं या अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, तमाम लोगों के साथ इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत भी जारी थी और उनके साथ मुशावरत का अमल भी जारी था। और जाहिर है कि जब उसको पार्लिमान में पेश किया जाएगा तो उसकी कॉपीज भी सबको मिल जाएंगी और उसके ऊपर यकीनी तौर पर गुफ्तगू भी होगी। लेकिन कोई मतलब भी ये पार्लिमान आज के अंदर आज ऐसा अब हम 8:15 बजे आपसे बात करें, मतलब आज तवक्को ना रखी जाए, 10 बजे जो इजलास आपने बुलाया है आप कह रहे हैं कि जब आएगा फिर तब देखेंगे, आज हो रही है तरमीम के नहीं हो रही? हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए बात यह है कि जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत हो रही है, जाहिर है यही एक जमहूरी तरीका है, जिस तरह से कि उन्होंने आपके, हमें तो टीवी की वसातत से ही पता चल रहा है ना कि जाहिर है उन्होंने कुछ चीज़ों पर एतराज़ किया होगा, कुछ तफादात होंगे, कुछ उसमें मुस्बत तब्दीलियों की बात की होगी।
इस बिल्कुल तरह के ठीक। जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। मैं तवक्को कर रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो इस पर कोई मुस्बत फैसला करेंगे इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ताला, है। और ये तरमीम अब्दुल कयूम कामयाबी सिद्दीकी के साहब भी आ साथ। चुके हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सिद्दीकी साहब, अब अवामी मफाद में होनी थी एक तरमीम, हुकूमत ये दावा करी, लेकिन खुफिया भी इसको रखा हुआ था। अब तकरीबन चीज़ें सामने आ गई, कोई ऐसी खुफिया रखने वाली बात कम से कम मेरी समझ में तो उसमें नहीं आई। तो आपके पास क्या खबरें, क्या डर था इसमें से, ऐसी कौन सी शिक थी जिससे हुकूमत को त्राह पड़ा हुआ था और छुपा के रखा हुआ था? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है तो उसके लिए एक नंबर गेम है, वो आपको भी पता, मुझे भी पता है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो है नहीं। 2/3 मेजॉरिटी के लिए जाहिर है कि नहीं है, तभी तो कंफर्टेबल नहीं होगी, तभी ये मशावरती अमल हो रहा है। जहाँ ये नहीं है वहाँ पे जो है जाहिर है अभी एक ड्राफ्ट बन रहा होगा या हो रहा है, किस पे एतराज़ है किस पे नहीं है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी भी जो है खुसूसी, उसका भी इजलास, 3 इजलास उसके हो चुके हुए हैं। फिर जो क़यादत है उसके दरमियान भी गुफ्त व शनीद हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वोट नहीं करेंगे। क्या मौलाना साहब उनको मनाने की कोशिश करें? ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या पीटीआई को वो ऑन बोर्ड करने की कोशिश करें? मौलाना साहब की जो है वो इक़्तिदा में उन्होंने नमाज तो पढ़ी है, तो मौलाना साहब को इमाम तो तस्लीम किया है ना उन्होंने, कभी किसी ज़माने में कुछ और कहा करते थे। अच्छी बात है, चलें, ये तो तब्दीली अच्छी है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम एक पॉलिटिकल जो है वो नेगोशिएशन ये चलते रहते हैं। ज़ाहिर है ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन तो चाहेगी कि वो डिफीट करे, और गवर्नमेंट का ये हक है, ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा ही हैं सारी चीज़ें। लेकिन इस सब के बावजूद जो है वो ज़ाहिर है जो सियासी जमातें होती हैं वो अपने मंशूर पे वोट लेके आती हैं, और फिर उसके मुताबिक जो है कानून साजी और फिर उसके अंदर जो भी वो रिफॉर्म्स करना चाहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन्होंने चलानी होती है। मुकन्ना में आपकी अक्सरियत है तो तभी आपकी हुकूमत भी बनती है, और फिर आपने उसको लेके आगे भी चलना है, और भलाई होती है आम आवाम के सामने। तो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट वैसे भी नहीं हो सकती है। तो अब जैसे 18वीं तरमीम हमारे सामने आई थी कि इस मुल्क के साथ में होता तो यही रहा है ना, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को मार्शल लॉ के ज़रिए से जो है वो मसख किया जाता रहा, बदला जाता रहा, कभी गैर जमाती असम्बली के ज़रिए से उसको तस्दीक की जाती रही। फिर हमारी अदालतें जो हैं वो मार्शल लॉ को जायज़ पहले करार देती थी, फिर उसकी वैलिडिटी होती थी। फिर ये सिलसिला रुका 2010 या 2007 के बाद से। ना पार्लियामेंट ने उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़दामात की तौसीक़ की और ना ही अदालतों ने की। तो अब लेकिन फिर उसके बाद एक और फेज़ शुरू हो जाता है कि वो जो एक जिसको हम बड़े मुख्तात अंदाज के अंदर जुडिशल ओवररीच का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वो एग्जेक्टिव के ऊपर भी गई और पार्लियामेंट की कानून साजियों के ऊपर भी आई। अब जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है अदालतों को, लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि आईनी तरामीम तक के ऊपर जुडिशल रिव्यू का एक्सेस जो है वो हो गया। फिर हमने ये भी देखा कि मुआशी हवाले से जो फैसले हुआ करते थे उनकी वजह से भी हो गया। मतलब है कि कोई एक काम, अब ऑरेंज लाइन ट्रेन का ले लें, उसको स्टे कर दिया, 2 साल वो हो गया, और उसकी जो कॉस्ट बढ़ी वो फिर कौन अदा करेगा? नहीं, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, किसी को भी नहीं छोड़ा। मतलब है कि वो आप प्राइम मिनिस्टर्स, फिर पनामा, फिर मतलब नेम एनीथिंग, तो वो एक जुडिशल ओवररीच, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने लगे। 63A के अंदर तो 2 फाजिल जज साहबान ने कहा कि जनाब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट शुमार भी नहीं होगा और डिसीट भी हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पे आपको रोकूं, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, इसी नुक्ते से जोड़ेंगे जी। ये कुछ कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है, इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों आई पेश हुकूमत को, आज के हुक्मरान या कोई भी हुक्मरान, लेकिन जो पार्लियामान है बुनियादी तौर पर वो डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रही है कि जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें अगर कहीं कोई मसाइल हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं, मेहमानों से भी और अपने रिपोर्टर से भी पूछते हैं। पीटीआई का डेलीगेशन जा चुका है, नवाज़ शरीफ साहब की सरबराही में हुकूमती डेलीगेशन आने की तवक्को की जा रही है मौलाना साहब के घर, तो देखते हैं कि ब्रेक थ्रू होता है या नहीं। स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं अपने रिपोर्टर फैसल की तरफ, जो कि मौलाना साहब फजल रहमान साहब के रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा, पीटीआई का डेलीगेशन वहाँ से चला गया, क्या बातचीत की है डेलीगेशन ने निकलते हुए, क्या बॉडी लैंग्वेज है, और मौलाना साहब जो हैं वो दरअसल चाह क्या रहे हैं? बार बार मुलाकातें हो रही हैं, कोई JUI से कोई खबरें आपको मिल रही हैं कि एग्जैक्टली डेडलॉक किस बात पे है?
देखिए मैडम, बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान का की जो रिहाइशगाह है वो सियासत का महवर बनी हुई है, और थोड़ी देर पहले यहाँ से जो तहरीक इंसाफ का वफद है वो मुलाकात ख़त्म करके यहाँ से रवाना हुआ है। और तकरीबन ये तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान की कोई 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी। और जाते हुए हमने बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात कैसी रही और क्या ये आखिरी मुलाकात थी। तो यहाँ पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और सियासत में कुछ हतमी नहीं होता। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पहले हम कह रहे थे कि जो हुकूमती वफद है वो मायूस लौटा है, तो इसी तरह से अब तहरीक इंसाफ का जो वफद है शायद वो भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह से मायूस लौट चुका है। और बैरिस्टर गौहर से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इससे पहले जब हुकूमती वफद आया था तो हुकूमती वफद ने तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात की थी मौलाना फजलुर रहमान से, जिसमें इसाक डार शामिल थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब शामिल थे, और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ उसमें शामिल। फैसल, जो हुकूमत है ज़ाहिर है वो तो मौलाना साहब को कह रही है कि वोट डालें, आप आईनी तरमीम में शामिल हूँ। समझाएं कि पीटीआई उनसे क्या कह रही है कि वोट ना डालें। वो तो अगर मौलाना साहब की हुकूमत के साथ मामला तय नहीं भी होते तो भी पीटीआई की जीत ही होगी ना। असल में मतलब बातचीत हो क्या रही है, कुछ इस हवाले से खबर मिली है? देखें, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ नहीं चाह रही कि ये आइनी तरमीम हों जो तहरीक इंसाफ को मुस्तकबिल के अंदर सियासत के अंदर उनको नुकसान दे सकती हैं, जिस वजह से वो मौलाना फजलुर रहमान को भी इसी बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ ना दें और ये आइनी तरमीम ना हों। एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ ये चाह रही है। और एक ख़बर ये भी है कि कुछ शिकों के अंदर तहरीक इंसाफ ज़रूर चाहती है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को ना मनाए बल्कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ को मनाए। कुछ शिकों के अंदर ये खबर ज़रूर ज़ेर गर्दिश है कि शायद मौलाना फजलुर रहमान भी कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं पर उनसे जो है वो मामला तय पाए कुछ शिकों के अंदर। लेकिन चूँकि ये जो तरमीम है बेसिकली तहरीक इंसाफ ये समझती है कि मुस्तकबिल के अंदर उनके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, तो उसके अंदर जाकर जरूर ये तहरीक इंसाफ सोच रही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फैसल। हम दोबारा आपके पास आते हैं और देखते हैं जैसे ही हुकूमत का वफद आता है तो आपसे अपडेट लेते हैं। सिद्दीकी साहब, आपने एक कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया था, अब ये भी बता दीजिए कि आपने अभी बात सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं या उनके लिए उनको क्या नुकसान होगा, कौन से केसेस में आपको लगता है? मुझे नहीं पता है कि वो तो वही बता सकते हैं जो बड़े बड़े मतलब केसेस हैं वो आप मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है ज़्यादा बड़ा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2014 में जब धरना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो उस 2014 के धरने के दरमियान मखदूम जावेद हाशमी साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि ये प्लान है कि आगे जजेस तब्दील होंगे और फिर उसके बाद ये सब कुछ होगा। और फिर हमने देखा कि उसके बाद 2017 में ऐसा ही हुआ कि पनामा का केस आया और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको घर भेज दिया गया। न सिर्फ ये हुआ, फिर पार्टी की क़यादत भी गई और वो सारी बातें जो हैं वो सामने हैं। अब एक मरतबा फिर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है और नई क़यादत आने वाली है मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो है वो हमने देखा, और फिर पीटीआई ने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अब इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा नंबर 180 हो जाएगा। ठीक है, मैं जरा शहबाज साहब से पूछ लूं, फिर मैं अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। शहबाज साहब, कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर इन आईनी मतलब ये केस स्पेसिफिक आपको लगता है कि नुकसान होगा पीटीआई को, ये पर्सन स्पेसिफिक आपको लेजिस्लेशन लग रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? असल मसला है क्या? क्योंकि ज़ाहिर है जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, इसके ऊपर आपकी पार्टी की एक राय के हाँ होनी चाहिए। पेंडेंसी है केसेस की बहुत ज़्यादा, रैंकिंग हमारी अदलिया की बहुत बुरी है, परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं रही, पॉलिटिकल मामलात में बहुत ज़्यादा ओवर रीच जो लफ्ज़ इस्तेमाल करें सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है वो आपके ज़माने में भी लोग कहते थे कि ओवर रीच है। आप काजी फ़ाइज़ा साहब को भी आप ये ब्लेम करते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा ज़ाहिर है सियासी जमातें दोबारा इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही होंगी। इशू है क्या दरअसल? देखिए, कयूम साहब मेरे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं पहले वकील हूँ, फिर वकील का नुमाइंदा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, फिर किसी से मेरी वाबस्तगी है। यहाँ पर कितनी गंगा बह रही है। ये सारे मसले जो हैं ये कोई आज के तो नहीं है जुडिशियल पेंडेंसी के, ये तो बहुत देर से चले आ रहे हैं। 2000 ये जो डिफेक्शन के मसले हैं ये बड़ी देर से चले आ रहे हैं। ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब का एक फैसला था जिसमें उन्होंने, जब उस वक्त यही गवर्नमेंट थी जब इन्होंने जजेस की तादाद ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की पेंडेंसी के नाम पर, तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने जजमेंट दी कि जी पेंडेंसी खाली ग्राउंड नहीं है,
आपने उसको ठीक तरीके से लेजिस्लेट करेंगे तो आप जुडिशरी में तादाद वो जजेस तो की बढ़ा फाइनेंस सकते बिल के जरिए से उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की थी हैं। ना, और है वो एक और इस दूसरा वक्त इशू के है। मसले हैं के बिल, आवाम के मसले हैं जो आपकी IPPs हैं, इनकी कैपेसिटी पेमेंट्स, आवाम के मसले हैं आपके वो सरकारी इदारे जो कि आपकी निजकारी जो आप कर नहीं पा रहे, आवाम के मसले हैं आपके ऊपर जो फाइनेंशियल मुल्क के ऊपर तलवार लटक रही है। आप रात को पूरे पाकिस्तान की किसी वकला बरादरी ने आपको कहा नहीं है, आपने किसी से पूछा नहीं है, आपके लेजिस्लेटर जो है यहाँ फिर रहे हैं, ये बलोच साहब बैठे हैं, इनसे पूछें क्या आईनी तरमीम है, इनसे पूछ लें कि इसकी शिक में क्या क्या लिखा हुआ है, किसी को इस बात का पता नहीं है। सर अब तो सामने आ गया ना। ये माइंड यू डिफेक्शन क्लॉज 14वीं तरमीम में नवाज शरीफ साहब खुद लेकर आए थे 1997 में कि इधर का बंदा उधर वोट ना दे सके। 1997 में नवाज शरीफ साहब ये लेकर आए थे शेख कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये चाहते हैं कि पीटीआई के चोरी शुदा वोटों पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास डिफेक्शन क्लॉज को फिर जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया कि वोट भी शुमार नहीं होगा। ये भी तो हुआ ना। सॉरी सर, मैंने कहा फिर वो जो आप 63A की बात कर रहे हैं उसमें डिफेक्शन क्लॉज जो आई और पार्टी हेड के हवाले से जो आया सारा मामला, उसमें फिर अदालत ने कहा वोट भी शुमार नहीं होगा। जी, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन। तो ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी कि उसका फायदा एक मखसूस सियासी जमात को पहुंचा। फिर ठीक है जी, हमारे पास वैसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है ज़राए से। मैं ज़रा वो भी खोसा साहब अगर इजाज़त दें तो अपने नाजरीन को बता दूं जी कि ज़राए की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो मुलाकात होनी थी नवाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से, उस जो मुलाकात है उसके मुलतवी होने की खबरें आ रही हैं और कौमी असम्बली का इजलास कुछ ही देर में शुरू होने की तवक्को की जा रही है और दोबारा से फिर हुकूमत की तरफ से वही दावा किया जा रहा है कि हुकूमत का जो नंबर गेम है सानी तरमीम के लिए वो पूरा है। खोसा साहब आपकी बात मुकम्मल अगर हो गई हो तो मैं अली गौहर साहब, जो खोसा साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने जाहिर है एक 18वीं तरमीम में हमने ये करके देखा था कि हमने एक बहुत लंबा चौड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस, पता नहीं कोई 100 शायद साहब कोई इतनी मीटिंग्स हुई होंगी, तो उससे ज़्यादा हुई थी मीटिंग्स, तो ये आपने कंसल्टेटिव प्रोसेस क्यों नहीं उस तरह से किया? देखिए बात ये है कि जो इस अमेंडमेंट पर जो मतलब है काम है वो तो एक जब से पार्लियामान बनी है उसके बाद से मैं समझता हूँ कि मुशावरत का अमल जो है वो हुकूमती जमातों का तो आपस में शुरू था। और जाहिर है कि खोसा साहब ने ये भी कहा कि वकला की नहीं, वकला की एक हद तक तो नुमाइंदगी असम्बली के अंदर भी है और जाहिर है कि जो अवामी नुमाइंदे आते हैं तो वो भी मतलब है कि जाहिर मैंडेट लेकर आते हैं, तो वो किसी एक बंदे का वोट नहीं होता है एक्चुअली, तो वो पूरी उस अवाम का वोट होता है जो कि जिस कंस्टिट्यूंसी से वो वोट लेकर आते हैं। और ख़ास तौर पर अगर ये कहा जाए, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जाहिर है कि जो अभी काजी फायद ईसा साहब ने बात की कि जजेस का रुझान होता है और अगर हम उस डिबेट में चले जाएं वो तो फिर एक बहुत लंबी डिबेट है, जिस तरह से कभी मखसूस नशिस्तों में हुआ 2 जजेस ने ये भी कहा कि आइन की फलां दफात को मुअत्तल करना पड़ जाएगा। मैं जरा इसलिए थोड़ा सा जी ठीक है, आप उस इख्तिलाफी नोट की बात आप कर, जी बिल्कुल ठीक। तो जाहिर है कि फलां चीज़ों को करना जाएगा, तो ये कहना कि अगर आप ये बात करें कि आप अपोजिशन में बैठ के सिर्फ कानून और आइन की बात कर रहे हैं, कानून और आइन की बात नहीं हो रही, ये तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इनको सूट क्या कर रहा है और ये इल्ज़ाम हम पर हुकूमती बेंचों के ऊपर लगा रहे हैं कि जनाब हमें क्या सूट कर रहा है। और इसके साथ साथ जजेस की रुझान की भी बात होती है, वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है कि तफसीली फैसला नहीं आता लेकिन उससे पहले वजाहत जारी कर दी जाती है। तो जाहिर है कि ये अब इन चीज़ों के लिए अमेंडमेंट इस वक्त बहुत ज़रूरी हो चुकी है इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ताकि ये जो एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है मुल्क के अंदर। ठीक है, अच्छा एक जो खोसा साहब ने ये बात की ना कि अवाम के मफाद के जो केसेस हैं कुछ और हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 184(3) के जो मामलात हैं खोसा साहब, उनको भी ज़ाहिर है अवामी वो उसमें तो लिखा ही है कि वो जो मफाद आमा है उसको देखते हुए जो है वो टेकअप होंगे। तो जो आइनी मामलात हैं, अगर आइनी इदारे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे, एक दूसरे को कमज़ोर करते रहेंगे, तो जाहिर है वो अवाम का मसला तो है ना। गौर साहब पहले आप उस पर कॉमेंट कर दें, फिर खोसा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी और सिद्दीकी साहब से बात करें।
यकीनी तौर पर आप देखें कि कितने केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसके बारे में सिद्दीकी साहब सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि इनको एक अरसा दराज हो चुका है उस चीज को कवर करते हुए, और इनका ठीक है, माशाल्लाह उसके ऊपर ये तो पूरा थीसिस ठीक है। गौर साहब जरा मुझे इजाजत दीजिए, साथ ही जरा साथ जरा जो इजाजत हमारे दीजिएगा। आईनी बैरिस्टर केसेस अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, जरा उनसे भी राय ले लें। बैरिस्टर साहब, जो सारा प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि पीटीआई को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने अभी कहा कि हम आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं, अगरचे ये ताखीर से लग रहा है कि ये कोशिश हो रही है, लेकिन क्या ज़ाहिर है जो कानूनी मामलात हैं उसमें आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी सारे फैसले हैं उनको देखते हैं। कोई बताइएगा कि किस नहज पे गुफ्तगू हो रही है, किन चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है, और खान साहब के साथ इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है? जी देखें, एक बड़ी वाज़े चीज़ समझ आ रही है कि पहले तो कोशिश की गई हुकूमत ने कि किसी तरह ये बिल पास कर दें पीटीआई के बगैर, और उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी का शायद लाथा दिलाया गया था, या उनको इतनी श्योरिटी थी कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास सेनेट में भी है और नेशनल असेंबली में भी है, कि उन्होंने आज इजलास बुला लिए सेनेट के और नेशनल असेंबली के। उनका ख्याल था कि जिस तरह पहले किया है जो बिल लेके आएंगे उसको पास करेंगे नंबर्स के साथ, और फिर कहेंगे जब हो गया ये अमेंडमेंट। लेकिन नजर ये आ रहा है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, इसलिए अब ये बहाना बना रहे हैं कि हम पीटीआई को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम पीटीआई से भी मुशावरत करना चाहते हैं। तो वो पहले भी मैंने कहा था कि कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती पीटीआई के साथ मुशावरत के बगैर, और अगर वो हमसे मुशावरत करना चाहते हैं तो पहले हमें भेजें जो आईनी तरामीम है, हम उसको देखेंगे। फिलहाल कोई जल्दी नहीं, उसको हम 2 महीने बाद भी आईनी तरमीम आ सकती है, इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है खुदा न खास्ता कि आईनी तरमीम हमने आज या कल ही लेके आनी है। तो अगर हमें वो करना चाहते हैं ऑन बोर्ड तो फिर हम टाइम लेंगे अपना उसमें देखने के, मुशावरत करने के। और सर अगर आपके बगैर हो गई, क्योंकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि आपके जो अभी हुकूमत के कागजों में अभी भी आज़ाद तस्वुर किए जाने वाले आपके अरकान हैं जिनको आप अपना कहते हैं, कल के वज़ाती ऑर्डर के बावजूद भी हुकूमत कहती है कि नहीं हमने तो वो एक्ट पास कर लिया है, इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी एक्ट है, तो हम तो उनको आज़ाद तस्वुर करते हैं। अगर आपके मुशावरत ना किसी पासे लगी और हो गई तरमीम, फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए, अगर हो गई तरमीम, अगर नंबर्स आ गए तो वो फिर वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिनेरियो है। वो तो फिर नंबर्स हुए, आईनी तरमीम हुई, फिर उसको चैलेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, अदालतें आती हैं उसमें, आगे नहीं आती, ये फिर मुख्तलिफ सवालात उठ जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो पोजीशन ये है कि उनके पास सुबह से वो ट्राई कर रहे हैं। मैं 3 बार सेनेट से होके आया हूँ, कभी वो हमें भी बुलाते हैं, कभी नहीं भी बुलाते, फिर होके कुछ और बात कर लेते हैं। तो अभी तक तो उनके पास नंबर्स ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये आईनी तरमीम मुश्किल ही लगती है। 10 बजे अली ज़फ़र साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान आपके और हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हों, असल मुज़ाकरात आपके और हुकूमत के चल रहे हों? देखिए, इन पॉइंट्स पे तो मुज़ाकरात, जैसा मैंने कहा, अगर आईनी तरमीम आती है तो आईनी तरमीम में फिर बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं और उसमें वक्त लगता है। वो एक मुख्तलिफ चीज है। हुकूमत के पास भी जल्दी है जो करना चाहते हैं, वरना आपको क्यों लग रहा है अली ज़फ़र साहब, आपको क्यों लग रहा है कि जल्दी है? काजी फायजीसा साहब की वजह से, उनकी रिटायरमेंट की वजह से? ऑब्वियसली एक तो वो भी नजर आता है कि शायद इस वजह से है, और दूसरी बात ये भी नजर आती है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो वो तब्दील कराना चाहते हैं शायद। अच्छा जी, उनको उस वजह से भी जल्दी पड़ी हुई है। ठीक है। मतलब आपको याद है जब 18वीं तरमीम आई थी, जी जी, तो 18वीं तरमीम में एक बकायदा कमेटी बनी थी जिसमें 13 जमातें थी। जी अभी हम उसी का जिक्र करते हैं। अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप कह रहे हैं कि कुछ फैसले तब्दील कराना चाहते हैं, वक्त क्योंकि कम है। सिद्दीकी साहब, कौन से फैसले ऐसे हैं जो आपको लगता है कि हुकूमत तब्दील कराना चाहेगी? जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं दोनों मेहमानों को इससे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फैसलों से ताल्लुक नहीं होगा।
वो क्या future- ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ऑडिट, कुछ तरह के मसले हैं? ये तो लेजिस्लेशन से भी हो सकता है ना, सिंपल लेजिस्लेशन से भी हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से कि भी रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं, तो वो मसला नहीं है। ठीक है। एक्चुअली जो मसला है मेरे ख्याल में वो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है ना, वो 184(3) का इख्तियार है जो कि सुप्रीम जो कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसमें वो हुआ, उसका मसला है। नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी वो एक दूसरी तरफ है कि ये जो 184(3) के तहत जो आपने देखा ना कि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ आप टेकअप कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन फलाना ये काजी मतलब- फाजीसा साहब का मसला नहीं है? मेरा नहीं ख्याल है। खोसा I don't साहब, think so. पीटीआई और को काजी साहब का मसला है? देखिए 184(3) का कौन सा ऐसा केस है जो कादी साहब ने पिछले कुछ सालों में उठाया है? कोई 184(3) का मसला नहीं है। ये सिर्फ नहीं, इनको वो कादी साहब वो तो को इस ये वजह से है तो ना। अली गौर साहब, साकिब लास्ट निसार कमेंट आपका साहब जी। और क्या उनको देखें क्या ना। करेंगे अब आप लोग? अली जफर साहब कह रहे हैं बहाना है पीटीआई से कंसल्टेशन का। सर तुसी चंगा भी करो तो बहाना है। नहीं, वो देखे, हम तो जो भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई कानून साजी होगी, वो उसका जाहिर है ताल्लुक इसी बात से है कि वो हमारा मुल्क और कौम को फायदा हो, और जाहिर है जो लेजिस्लेशन होगी जो हमारे अरसा दराज से जिन इशूज को एड्रेस नहीं किया जा रहा उनको किया जा रहा है, और पार्लिमान का यही काम है। पार्लिमान को ताले लगा देना या कानून साजी ना करना या जमहूरियत का शिकार कर देना तो वो तो नहीं है। किसी भी काम में कोई अमेंडमेंट या कोई ऐसी चीज नहीं है, अगर उनमें अमेंडमेंट्स होंगी तो उन चीजों में बेहतरी आएगी। तो लिहाजा हमें एक जगह पर सियासत से हट के सोचना होगा तमाम सियासी जमातों को, इंक्लूडिंग पीटीआई, और हर चीज के ऊपर अगर हम सियासत बराए सियासत करके मुखालफत करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के ठीक है जी। मुताबिक शहबाज और खोसा ये साहब एक स्टेज पे जी, रियलाइज करेंगे कि ये गलत है। ठीक है जी। शहबाज खोसा साहब, कुयूम सिद्दीकी साहब, अली गौर बलोच साहब और सेनेटर अली जफर साहब भी हमारे साथ मौजूद है जी। सब सियासत कर रहे हैं और मेरा ख्याल है सियासतदानों को सियासत तो करनी चाहिए, लेकिन मसबत, हाँ कर सब रहे हैं। सब कर रहे हैं, सबको नहीं करनी चाहिए। चलें देखते हैं जी। अभी तक ये गुफ्तगू इसी तरीके से जारी रहेगी। आप जीटीवी की ट्रांसमिशन भी देखते रहेंगे, न्यूज़ अपडेट्स हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में वो भी आपको गाय बगाए हर चीज़ से आगाह कर रहे हैं। हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी देते रहेंगे। अब तक ऑन टेबल है और कहा यही जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि आज ही आईनी तरमीम हो जाएगी। अब बैरिस्टर अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि इत्तेफाक राय पैदा करना लाजमी है। अगर इजलास कल पे भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं। जो अरकान हैं दोनों ऐवानों के वो अलबत्ता बहुत एग्जॉस्टेड हैं। उनसे जितने लोगों से हमारी बात हो रही है वो बेचारे थक गए इंतज़ार कर करके कि कब ये इजलास होगा, कब ये आईनी तरमीम पेश की जाएगी। अब तक लेते हैं जी, चलेंगे ब्रेक के बाद आप सुनेंगे हमारा बुलेटिन न्यूज़ और उसके बाद दोबारा से जो ट्रांसमिशन का सिलसिला वो जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड।